हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। मैं राजेंद्र सांखला। इस सेशन में हम कक्षा 11 आरोह भाग फर्स्ट के अध्याय संख्या 8 में लेखक का नाम है कृष्ण चंद्र। उनके द्वारा रचित एक हास्य व्यंग कथा है जिसका नाम है जामुन का पेड़। तो भाग 1 हमने देख लिया था। इस सेशन में हम भाग 2 देखने वाले हैं जो जामुन का पेड़ एक हास्य व्यंग कथा के रूप में, कहानी के रूप में दिया हुआ है। तो इस सेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं? जामुन का पेड़ जो भाग 2। भाग 1 हमने पढ़ लिया था। पहले मैं थोड़ा बहुत भाग 1 के बारे में बता दूं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। और नेक्स्ट सेशन में जैसे आप लोगों को दिख ही रहा है, जामुन का पेड़ है, यह है आदमी दबा हुआ है, कुछ आदमी इकट्ठा हो गए, लेकिन वो उसे निकालने की बजाय आपस में ही बातें कर रहे हैं। कभी किसी विभाग के पास जा रहा है इस पेड़ की सूचना कि वह टूट गया, उसको उठाइए, उसको कटवाइए, या फिर किसी दूसरे विभाग के पास, यानी कि मैं कहूँ तो यानी कि व्यापार विभाग कृषि विभाग के पास भेजता है, कृषि विभाग वापस व्यापार विभाग के पास भेज देता है, फिर वापस व्यापार विभाग उद्यान कृषि विभाग के पास भेज देता है। तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया चलती रहती है जिसमें तीसरा दिन बीत जाता है, यानी कि 2 दिन बीत गए, तीसरा दिन स्टार्ट हो चुका होता है, लेकिन तब तक उस आदमी की कोई देखरेख नहीं होती है, यानी कि उसे निकाला नहीं जाता है। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, जामुन के पेड़ से संबंधित जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कृष्ण चंद्र जी का जीवन परिचय और जामुन का पेड़ जो हास्य व्यंग कथा है उसके सारांश के रूप में हम लोगों ने पढ़ लिया था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वह सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। यह सब हमें कहाँ प्राप्त होता है बच्चों? यह सब हमें हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग फर्स्ट, कहाँ से? कक्षा 11 की आरोह भाग फर्स्ट के अध्याय संख्या 8, जिसके लेखक कौन है? कृष्ण चंद्र जी हैं। आप लोगों से पूछ लिया भी जाए कि जामुन का पेड़ के लेखक कौन है, तो ध्यान रखना कृष्ण चंद्र। ठीक है, तो जामुन का पेड़ है, इसके लेखक का नाम क्या है? कृष्ण चंद्र। और ये वो कवि हैं कृष्ण चंद्र जिन्होंने क्या लिखा है? जामुन का पेड़ एक हास्य व्यंग लिखा है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जामुन का पेड़ क्या है? एक हास्य व्यंग कथा है, अर्थात गद्य विधा में हास्य व्यंग कथा के रूप में क्या दे रखा है? कहानी दे रखी है। तो इस सेशन में हम भाग 2 देखने वाले हैं। क्या देख रहे हैं? भाग 2, यानी इसका मतलब हमने भाग 1 को पढ़ लिया है। तो पहले मैं बता दूं कि क्या होता है कि जो सुप्रिंटेंडेंट का सेक्रेटरीट का जो ऑफिस होता है उसके सामने एक लॉन होता है, उसमें एक जामुन का पेड़ टूट जाता है। क्या होता है? जामुन का पेड़ टूट जाता है। अब उस पेड़ के नीचे एक आदमी दब जाता है, अर्थात जो जामुन का पेड़ था इसका जो तना है उस तने के नीचे कौन दब गया? एक आदमी दब जाता है। जब सुबह होती है तो सबसे पहले टूटे हुए पेड़ को कौन देखता है? माली देखता है। ठीक है, अब माली क्या करता है? माली जल्दी से चपरासी के पास जाता है कि एक पेड़ टूट गया है, जल्दी से उसे उठाइए, उसके नीचे आदमी भी दबा हुआ है। अब चपरासी फिर कहाँ जाता है? क्लर्क के पास जाता है दौड़ता दौड़ता, और क्लर्क फिर कहाँ जाता है? सुप्रिंटेंडेंट के पास जाता है। कहाँ जाता है? सुप्रिंटेंडेंट के पास जाता है। अब वहाँ जाने के बाद सुप्रिंटेंडेंट ये सारे मिलकर के फिर आते हैं उस लोन में, जो सेक्रेटरीट का लोन है उसमें आते हैं। तो देखते हैं सभी आश्चर्य से कहते हैं कि अरे क्या बात है, पेड़ टूट गया है और इसके नीचे आदमी दबा हुआ है। उन सभी ने देख लिया। फिर ये करने के बाद में एक क्लर्क बोलता है कि बेचारा जामुन का पेड़ जो कैसा था? फलदार था। कैसा था? जामुन का पेड़ फलदार था, एक क्लर्क बोलता है। फिर दूसरा क्लर्क क्या कहता है कि इसकी तो जामुनें बड़ी रसीली थी, बेचारा टूट गया। तीसरा बोलता है कि जब फलों का मौसम आता था उस समय मैं झोली भर भर के अपने घर ले जाया करता था और बच्चे इसे बड़े चाव से खाते थे, बेचारा टूट गया, अब क्या करें? अब ये सब वहाँ खड़े हुए हैं, एक क्लर्क दूसरे क्लर्क से कह रहा है, दूसरा तीसरे से कह रहा है, और वहाँ जितने भी इंसान खड़े हुए हैं, तो क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, बहुत भारी भीड़ हो जाती है, वहाँ बहुत सारे आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उस जामुन के पेड़ से उस आदमी को निकाला नहीं जाता है। अब माली देखता है कि कहीं दबा हुआ आदमी कहीं मर नहीं गया, तो वह जाकर के देखता है, फिर कहता है अरे बेचारे तो कहीं मर तो नहीं गया। तो नीचे जो दबा हुआ व्यक्ति था वह कहराते हुए, दर्द से कहराते हुए, यानी दर्द के
से थोड़ा बहुत बोलता है कि मैं जिंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो। अब वहाँ अजीब होता है, एक मोटा ताजा क्लर्क बोलता है अरे क्या बात है, अभी तक ये जिंदा ही है। तो माली जाकर कहता है उस मरे दबे हुए इंसान से कि ये भी अच्छा हुआ कि इस पेड़ का, इस जामुन के पेड़ का जो तना है वह आपके कूल्हे पर पड़ा, यदि कमर पर पड़ जाता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती और आप मर जाते। ठीक है, जब लोगों ने निश्चय करते हैं कि हम लोग इसे पेड़ को उठा करके इस इंसान को निकाल लिया जाए, तो सुप्रिंटेंडेंट उसे रोक देता है कि रुकिए, ये फलदार पेड़ का है, पेड़ से मतलब यह कार्य है, तो यह मैं कहाँ कृषि विभाग के पास भेज देता हूँ, यह उन्हीं का काम है, हमारा कार्य नहीं है, मैं अर्जेंट ही इसे मार्क करके भेजता हूँ। तो वह फाइल चलती हुई कहाँ जाती है, कृषि विभाग के पास जाती है। उन्होंने वापस भेजा कि पेड़ टूट गया है, ये आपके लोन में टूटा हुआ है, व्यापार विभाग के लोन में टूटा हुआ है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, आप कुछ करिए। फिर सुप्रिंटेंडेंट के पास जैसे वो फाइल वापस आती है तो सुप्रिंटेंडेंट गुस्से में आ जाता है, अर्थात व्यापार विभाग गुस्से में आता है और वापस से उसे लिख करके भेजता है कि फलदार पेड़ है, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, इस पेड़ को कौन उठवाएगा, कौन कटवाएगा, हमारा ये काम नहीं है। तो कृषि विभाग क्या करता है, उसे लिख करके वापस भेजता है कि चलो ठीक है, आपका काम नहीं है, हमारा काम भी नहीं है, यह काम है उद्यान कृषि के पास, यानी कि हॉर्टिकल्चर यानी विभाग के पास। तो वह फाइल वहाँ चली जाती। इस प्रकार से 2 दिन बीत जाते हैं, तब तक उस आदमी को निकाला नहीं जाता है। अब आप सोच लीजिए 2 दिन तक आदमी दबा हुआ है, तीसरे दिन फाइल घूमती ही रहती है। ठीक है, अब उसी के बीच में एक घटना और होती है कि जो माली होता है वह उसे दाल भात खिलाना चाह रहा है, लेकिन वहाँ पुलिस वाले इकट्ठे हुए हैं। कई पुलिस वाले इसलिए इकट्ठे हैं कहीं कोई व्यक्ति इस पेड़ को उठाकर इस आदमी को निकाल न दे, अर्थात अपने कानून हाथ में न ले ले। तो एक जो पुलिस वाला है उसको दया आ जाती है, तो मालिक को कह देता है कि ठीक है, आप इसे खिला सकते हैं। तब वो उसे खिला रहा होता है भात, दाल चावल भात या दाल भात खिला रहा होता है, तो उससे पूछता है कि तुम्हारे यदि कोई वारिस है तो मुझे बता दीजिए, मैं उनके पास सूचना भेजने का थोड़ा सा कष्ट कर लूँगा, यानी कि मैं कोशिश कर लूँगा कि उनके पास आपकी सूचना पहुँच जाए। तो नीचे दबा हुआ इंसान कहता है कि मैं तो क्या हूँ, लावारिस हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब देखते हैं भाग 2, जो हमारा क्या है, जामुन का पेड़। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था, यानी कि पहली बात तो कहाँ जाता है, यानी व्यापार विभाग था। अब व्यापार विभाग वह फाइल कहाँ भेजता है, कृषि विभाग के पास। कहाँ भेजता है, कृषि विभाग के पास। अब जो कृषि विभाग है वह वापस कहाँ भेजती है, व्यापार विभाग के पास, और व्यापार विभाग वापस कहाँ भेजता है, कृषि विभाग के पास। अब कृषि विभाग कहती है ठीक है, यह तो किस डिपार्टमेंट का है, हॉर्टिकल्चर अर्थात बागानी कृषि विभाग के पास यह अंडर में आता है, क्योंकि यह एक फलदार वृक्ष रह गया, पेड़ रह गया। तो ऐसे 2 दिन बीत गए, तीसरा दिन चल रहा है यहाँ पर। तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था, यानी कि जो बागानी कृषि का जो सेक्रेटरी था वह साहित्य प्रेमी है। साहित्य प्रेमी यानी कि हिंदी कविताएं लिखने वाला व्यक्ति जान पड़ता था। उसने लिखा था, आश्चर्य है इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। अब देख लो, ये नालायक भी देख लो कैसी बात कर रहा है कि जो उद्यान कृषि विभाग है उसमें जो सेक्रेटरी है वह साहित्य प्रेमी, वह कविता लिखता था। वह क्या कहता है, देखो हमारे देश का आश्चर्य कैसा है, यानी कि हमारी एक मुहिम है कि पेड़ लगाओ, ऊंचे स्तर पर यह मुहिम चल रही है, और ये लोग एक पेड़ को काटने का सुझाव दे रहे हैं। कैसे काट सकते हैं ये पेड़ को, कैसे काट सकते हैं ये पेड़ को, और वो भी एक फलदार पेड़, और वो भी एक जामुन का पेड़, जिसे यह संसार या यह देश बड़े चाव से उस जामुन के फल को खाता है। और उस पेड़ को सुझाव देने का सुझाव कैसे दे सकते हैं कि उसे काटिए आप।
तो उसे भी क्या होता है कि थोड़ा सा आश्चर्य होता है। लेकिन आप सोचिए, यानी कि यहाँ इस अध्याय के अनुसार हम बात करें जामुन के पेड़ के अनुसार, वैसे तो हास्य व्यंग कथा है, लेखक ने आपको हंसने के लिए मजबूर किया है कि आप हंसे, फाटक यानी कि पाठक हंसे। तो यहाँ एक फलदार जो पेड़ है जामुन का पेड़, उसके बारे में सभी सोच रहे हैं, लेकिन बेचारा जो आदमी दबा हुआ है उस जामुन के पेड़ के, उसके नीचे नहीं। इसका मतलब मैंने बताया भी था कि इसके जो सारांश हमने पढ़ा उसमें लिखा भी था कि यहाँ जो बताया गया है एक कार्यालय तौर तरीके के बारे में बताया, किस प्रकार से वो पदानुक्रमी नहीं है, यानी कि किस प्रकार से क्रम से वह कार्य नहीं कर रहा है। वह जिस प्रकार कार्यालय जो होता है कि एक लिखित पद्धति पर जैसे चलता है उस प्रकार से चल रहा है, वह भी उसका तरीका अच्छा नहीं है। दूसरा, वह संवेदन शून्य है, अमानवीय है, क्योंकि वह मानव के बारे में नहीं सोच रहा, वह क्या है कुछ हल्के में उस बात को ले रहा है। तो इस प्रकार से बताया गया है। आगे हम देखते हैं अब क्या किया जाए। इस पर एक मंचले ने कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए। यानी कि अब एक मंचला कहता है, मंचला क्या होता है, जिसका मन चंचल हो, जिसका मन क्या हो, चंचल हो। अब जिसका मतलब कह सकते हैं जिसका मन स्थिर नहीं है, इधर उधर की बातें करते हैं। तो एक व्यक्ति कहता है, नालायक क्या कहता है, एक मंचला क्या कहता है कि ठीक है पेड़ को नहीं काटा जा सकता तो आदमी को काट करके निकाल लीजिए। मतलब क्या हो गया भाई, मतलब एक जामुन के पेड़ को बचाने के लिए आदमी को काटने के लिए तैयार हो गया। तो एक चंचल व्यक्ति, मंचला व्यक्ति कहता है, यह देखिए उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानी धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर निकल आएगा और आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा, पेड़ वहीं का वहीं रहेगा। यानी कि एक आदमी इशारा करते बताता है कि इसे धड़ से काट दें तो आधा तो इधर निकल आएगा और आधा इधर निकल आएगा। अब देखिए मतलब आदमी को काटने की मतलब विचार हो रहा है, पेड़ को काटने का नहीं, उस पेड़ को बचाने की बात यहां हो रही है। मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। अब नीचे जो दबा हुआ व्यक्ति है वह कह रहा है, यदि आप लोग ऐसा करेंगे तो मैं तो मर जाऊंगा। लेकिन वहां इंसान के बारे में सोचा नहीं जा रहा, क्योंकि लेखक ने भी यहाँ कार्यालय तौर तरीकों के बारे में बताया गया, किस प्रकार वो संवेदन शून्य अमानवीय लोग हो रहे हैं। यानी कि यहाँ इंसान के बारे में नहीं सोचा जा रहा, अर्थात मानव के बारे में नहीं सोचा जा रहा, उस पेड़ के बारे में सोचा जा रहा है। लेकिन नीचे दबा हुआ कराहते हुए इंसान कह रहा है कि इस प्रकार तो मैं क्या हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। यदि आप मुझे धड़ से काट करके अलग करेंगे, मुझे निकालने की कोशिश करेंगे तो मैं मर जाऊंगा। दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा। अब नीचे वाला आदमी है जो दबा हुआ है भी आपत्ति अपनी कह रहा है, भी जिस प्रकार से वहां लोग हैं वैसा ही वो हो रहा है। अब वो भी बेचारा क्या करे कि भाई तुम लोग मुझे धड़ से ही काट दोगे तो मैं मर जाऊंगा, ऐसे ही आपत्ति वो दर्ज करवा रहा है, प्रकट कर रहा है। यह भी ठीक कहता है, एक क्लर्क बोला। एक क्लर्क कहता है कि यह भी ठीक कह रहा है कि मैं तो मर जाऊंगा। अब ये क्लर्क वही है, ये वही क्लर्क हैं जो कहते हैं ना कि बेचारा जामुन का पेड़ फलदार था, फिर दूसरा कहता है इसकी तो जामुनी भी रसीली थी, और तीसरा नालायक क्या कहता था कि मैं तो फलों के जब फल लगते थे, जामुन लगते थे, यानी कि फलों के मौसम में झोली भर करके घर ले जाता था और बच्चे बड़े चाव से। ये वही क्लर्क है नालायक। आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। यानी कि अब जब दबाव इंसान बोला कि इस तरह तो मैं मर जाऊंगा, तो क्लर्क कहता है यह भी ठीक है। अब जो आदमी, जो मनचला व्यक्ति था, वह काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाला, तो उसने भरपूर विरोध किया कि आप ऐसा मेरी बात का विरोध कैसे कर सकते हैं, कि मैंने आपको सुझाव दिया है कि आदमी को काट करके निकाल लीजिए। अब उसको विरोध, आपत्ति प्रकट कर रहा है कि आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। आप जानते नहीं हैं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूं अगर इस आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से इसे आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। यानी कि जिसने कहा कि इस आदमी को धड़ से काट करके अलग अलग कर लो, इधर आधा इधर निकलाएगा आधा उधर निकलाएगा, तो उसका भी सुझाव क्या था कि आजकल प्लास्टिक सर्जरी ने बहुत ही ज़्यादा क्या कर लिया, उन्नति कर लिया, तरक्की कर ली है। जैसे हम इसे निकालेंगे तो प्लास्टिक सर्जरी करके इसको वापस से जोड़ दिया जाएगा। अब देख लो, आदमी को काट करके प्लास्टिक सर्जरी से जोड़ने की बात हो रही है भाई। अब आप देख लो कि आपको हंसी आती है नहीं आती। क्यों? लेखक ने तो लिखा है हास्य व्यंग कथा है, व्यंग के रूप में। व्यंग तो किस पर कसा है? कार्यालय तौर तरीकों पर, और हास्य यानी कि आप लोग हंस सके व्यंग रूप में।
इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट भेज दिया गया, यानी कि सबसे पहले तो वो व्यापार विभाग के पास रहती है, ध्यान रखना। सबसे पहले तो वो व्यापार विभाग के पास होती है, व्यापार विभाग कृषि विभाग के पास भेजता है, फिर कृषि विभाग वापस यहाँ भेजता है, फिर ये वापस यहाँ भेजता है, फिर कृषि विभाग उसे बागानी यानी उद्यान कृषि के पास भेजता है, ठीक है। हाँ, फिर ये कहाँ भेज देते हैं, मेडिकल विभाग के पास भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये बात हुई ना क्या कि इसे प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा जोड़ा जा सकता है, एक चीज़ तो ये ध्यान रखना। दूसरी आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले देखा किसने, माली ने देखा। माली कहाँ जाता है भी, चपरासी के पास जाता है, और चपरासी कहाँ जाता है, कलर के पास जाता है, और कलक जाता है सुप्रिटेंडेंट के पास जाता है। उसी प्रकार बात करेंगे फिर आगे, सुप्रिटेंडेंट कहाँ जाता है भी, डिप्टी कलेक्टर के पास जाता है या डिप्टी सुप्रिटेंडेंट के पास जाता है, फिर वह अंडर सेक्रेटरी के पास जाता है, फिर वह चीफ सेक्रेटरी के पास जाता है, फिर वह जॉइंट सेक्रेटरी के पास जाता है। इस प्रकार से आप लोग इनको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ये यदि आप बिल्कुल सही तरीका आप लोग लिख देंगे तो एग्जाम में एग्जामिनर जो है आपकी कॉपी जांच करेगा, वह बिल्कुल ही इस प्रकार सतर्क रहेगा कि वास्तव में बच्चे ने अच्छे ढंग से पढ़ा है, और आपको 100% वह जितने नंबर का पर्सन होगा उतने ही नंबर आपको देगा, यदि ये चीज़ें आप लोग क्रम वाइज लिखते हैं तो। ज़्यादा हार्ड नहीं है, जैसा मैंने बताया, बस वैसे थोड़ा बहुत याद कर लेना, ठीक है। तो इस बार फाइल कहाँ भेजी गई, मेडिकल डिपार्टमेंट के पास। तीसरा दिन चल रहा है, ध्यान रखना। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया, और जिस दिन फाइल उनके विभाग में पहुंची उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया गया। यानी जैसे ही वह फाइल कहाँ गई, मेडिकल विभाग के पास गई, तो उसने फौरन एक्शन लिया, और उसने तुरंत जो सबसे अच्छा प्लास्टिक सर्जन था उसकी खोज के लिए दूसरे ही दिन फौरन उन्होंने प्लास्टिक सबसे अच्छा जो सर्जन था उसको सर्च करने के लिए भेज दिया गया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोल कर उसका स्वास्थ्य देखकर खून का दबाव देखा। यानी कि जो सबसे अच्छा प्लास्टिक सर्जन था उसने क्या किया, उस दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोल कर उसका स्वास्थ्य देखकर खून का दबाव देखा, और नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर आदमी मर जाएगा। मतलब क्या कह रहा है कि जैसे ही मेडिकल डिपार्टमेंट के पास वह गया तो उसने फौरन एक्शन लिया, सबसे अच्छा प्लास्टिक सर्जन वहां पे भेज दिया गया। तो वो प्लास्टिक सर्जन था, उसने जो दबा हुआ इंसान था उसको अच्छी तरह टटोला, पहले देखा, फिर उसका स्वास्थ्य देखा, फिर खून का दबाव देखा, फिर नाड़ी की गति देखी, फिर दिल की व फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी। उसने क्या कहा कि प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो जाएगा और ऑपरेशन सफल भी हो जाएगा, लेकिन आदमी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। अरे नालायक, जब ऑपरेशन सफल हो गया तो आदमी फिर मरना तो नहीं चाहिए था। फिर कहता है लेकिन आदमी मर जाएगा। देख लो आप, इसलिए यह फैसला भी रद्द कर दिया गया। अब यह फैसला भी रद्द हो गया अभी, यानी 3 दिन बीत चुके हैं। क्यों? क्योंकि एक दिन तो वहीं लग गया था, व्यापार विभाग से कृषि विभाग तक, दूसरा दिन बीत गया क्या, बागानी कृषि विभाग, तीसरा दिन कहाँ आती है वो मेडिकल डिपार्टमेंट के बाद। मेडिकल डिपार्टमेंट दूसरे दिन मतलब उसकी खबर लेता है उस फाइल की। तो 3 दिन बीत चुके हैं, चौथा दिन चल रहा है, और यह फैसला भी क्या हो गया, फिर रद्द हो गया। क्यों? आदमी ही जब मर जाएगा तो फैसला तो रद्द होने वाला था। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है। अब माली जो भात खिला रहा था उसे, अब उस आदमी को, दबे हुए आदमी को क्या खिलाता है, खिचड़ी उसके मुंह में डालते हुए कहता है कि चिंता मत कर, मामला ऊपर तक पहुंच गया है, यानी ऊपर तक चला गया है, तुझे बचा लिया जाएगा। सुना है कि कल सेक्रेटरिएट ने सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, यानी कि सेक्रेटरिएट में जितने भी सेक्रेटरी हैं उन सभी की क्या होगी, मीटिंग होगी। उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर धीरे से बोला। यानी कि माली अब रात को उसको खिचड़ी उसके मुंह में डालते बोला कि चिंता मत कर, तुम्हारा यह मामला ऊपर तक चला गया है, और रात को जब सेक्रेटरी की कल है, सेक्रेटरी जितने भी हैं उन सभी की एक मीटिंग होगी, और उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा, उम्मीद है कि सब ठीक होगा। अब दबा हुआ आदमी नीचे से बोलता है, क्या बोलता है, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन
खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? अब देखो, यानी कि जैसे उसने बोला, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक, यानी तुम, मुझे पता है तुम देर तो नहीं करोगे, लेकिन जब तक तुम्हारा यह फैसला आएगा तब तक तो हम मर जाएंगे। अब माली ने मुंह में अचंभे से उंगली दबाते हुए मुंह में बोला, क्या तुम शायर हो? यानी कि जैसे उन्होंने 2 पंक्तियां बोली दबे हुए इंसान ने, तो कहता अचंभे से, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया, और धीरे से उसने क्या कर दिया? सिर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने कलर को बताया, और क्लर्क ने हेड कलर को बता दिया। यानी कि यह बात जो थी कि क्या तुम शायर हो, तो उसने धीरे सिर हिला दिया, तो उस माली ने धीरे दूसरे दिन किसको बताया? चपरासी को। चपरासी ने क्लर्क को बता दिया, क्लर्क ने हेड क्लर्क को बता दिया कि वह दबा हुआ इंसान क्या है? शायर। अब उससे शायरी सुनना चाहेंगे। थोड़ी ही देर में सेक्रेटरिएट में यह अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। देखो, बस फिर क्या था, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। अब क्या था, अब लोगों का झुंड वहाँ बहुत सारे आदमी इकट्ठे हो गए शायर को देखने के लिए। अब उसे शायरी सुनेंगे शायद, है ना। इसकी चर्चा शहर में फैल गई कि शाम तक गली गली में शायर जमा होने शुरू हो गए। अब गली में क्या हुआ, जैसे ही पता चला लोगों को शाम तक कि दबा हुआ इंसान शायर है, तो गली से शायर इकट्ठा होना शुरू हो गए। सेक्रेटरिएट का लॉन भांति भांति के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण उत्पन्न हो गया। यानी देख लो, अभी तक आदमी निकालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, मतलब भांति भांति के तरह तरह के कवियों का वहाँ पे एक झुंड इकट्ठा हो गया। झुंडी कहूँगा, वैसे झुंड पशुओं का होता है, समूह व्यक्तियों का होता है, और संगम नदियों का होता है। मैं तो झुंडी कहूँगा इस प्रकार से कि वहाँ भांति भांति के तरह तरह के कवि इकट्ठे तो हो गए। अब कैसा माहौल बन गया? एक कवि सम्मेलन जैसा माहौल हो गया। जैसे कवि बैठते हैं चारों तरफ, फिर एक अलग अलग प्रकार की गजलें, शायरियाँ चलती रहती हैं, वैसा ही माहौल यहाँ हो गया है। सेक्रेटरिएट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था, रुक गए। यानी कि जो क्लर्क, जो अंडर सेक्रेटरी जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था, वो सब वहीं के वहीं रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे। अब कुछ जो शायर थे कि कहीं बेचारा मर नहीं जाए, इसका मन बहल जाएगा, तो कुछ क्या किया उन्होंने, शायर को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लग गए। कई क्लर्क उसको अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे, और कई क्लर्क उसको अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लग गए। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है, तो सेक्रेटरिएट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है, इसलिए इस फाइल का संबंध न एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है, न हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से है, बल्कि सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से ही है। यानी कि देखो, जब उनको पता चला कि यह कवि है, तो उन्होंने कहा कि न तो ये हमारा कार्य है, हमारे विभाग का कार्य है, न इसका है हॉर्टिकल्चर का, लेकिन यह तो कहाँ है, कल्चरल डिपार्टमेंट या विभाग से है, साहित्य विभाग से है। कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। यानी कि अब साहित्य विभाग के पास चला गया, तो उन्होंने जल्दी से फौरन कहा कि आप जल्दी से एक्शन लीजिए और इस अभागे कवि को इस फलदार से पेड़ से क्या दिलाया जाए, छुटकारा दिलाया जाए। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। अब साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास वह फाइल पहुंच चुकी है। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटरिएट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। देखो,
अब साहित्य विभाग का सेक्रेटरी था वो भी नालायक था, अब उसे निकालने की बजाय उसका इंटरव्यू लेने लग गया, साक्षात्कार लेने लग गया। अब देख लो भी तुम, यानी कि जिस इंसान को तुरंत बचाने की आवश्यकता थी वहां पर 4 दिन बीत चुके हैं और फाइल एक विभाग से दूसरे विभाग, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे, अब वो अंत में कहां पहुंच चुकी है अभी, साहित्य विभाग के पास पहुंच चुकी है। यानी यहां तक कि भी कुछ व्यक्तियों ने कहा कि इसको धड़ से काट लो, काट करके इसे फिर बाद में प्लास्टिक सर्जरी से जोड़ देना तो पेड़ तो बेचारा बच जाएगा। मतलब इंसान की कीमत नहीं है, वहां पेड़ की कीमत लगाई जा रही है। तुम कवि हो, उसने पूछा। अब साहित्य विभाग का जो सेक्रेटरी था वह इंटरव्यू लेने लगा दबे इंसान का, तो उनसे इंटरव्यू लिया तो कहा कि तुम कवि हो, उसने पूछा। जी हाँ, दबे आदमी ने जवाब दिया। अब दबे आदमी बेचारा क्या करे, जब इंटरव्यू ले रहा है वो कह रहा है तुम कवि हो, तो कहता है हाँ मैं कवि हूं। किस उपनाम से शोभित हो, यानी कि अब क्या होता है साहित्य में कुछ कवियों के उपनाम होते हैं, जैसे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन थे ना, उनका नाम उपनाम अज्ञेय हो गया। सूर्यकांत त्रिपाठी जिसे निराला या महाप्राण भी कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कवि हैं जिन्हें उपनाम दिया गया है। तो किस उपनाम से उपमित हो, उसने कहा ओस। ओस। सेक्रेटरी जोर से चीखा, क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी ही हाल में प्रकाशित हुआ है। अब देख लो, यानी उसका नाम क्या था, उपनाम से ओस। फिर वो कहता जोर से चीखा, चिल्लाया, क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल, ध्यान रखना ओस के फूल अभी हाल में प्रकाशित हुआ है। दबे हुए कवि ने हुंकार में सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो, सेक्रेटरी ने पूछा। अब कह रहा है कि ओस के फूल जो हाल ही में प्रकाशित करती हुई है, क्या तुम वही हो। उसने कहा कि हाँ। अब कहते हो क्या तुम हमारे अकादमी के सदस्य हो, मेंबर हो, सेक्रेटरी से पूछा। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हारी सेक्रेटरी का आदमी भी नहीं हूँ, ना मैं बनना भी चाहूंगा, क्योंकि तुम नालायक हो, इंटरव्यू लेने के बजाय तुम्हें निकालना नहीं चाह रहे हो, तो मैं तुम्हारी अकादमी का सदस्य क्यों बनूंगा। उसने बोला नहीं, मैं नहीं हूँ। आश्चर्य है, सेक्रेटरी जोर से चीखा, इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है। उफ, कैसी भूल हो गई हमसे, कितना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। यानी कि इतना बड़ा कवि हमारे अकादमी का मेंबर कैसे नहीं हो सकता। उसने जोर से उफ बोला, उफ, कैसी भूल हो गई, ये इतना बड़ा कवि हमारे अकादमी का मेंबर कैसे नहीं हो सकता, हमसे कैसे भूल हो गई। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूं, कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। अब वो नीचे दबा हुआ आदमी कह रहा है, कवि कह रहा है कि मैं गुमनामी में नहीं दबा पड़ा हूं, मैं केवल इस पेड़ के नीचे दबा पड़ा हूं, प्लीज कृपया करके मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। अभी बंदोबस्त करता हूं, सेक्रेटरी फौरन बोला और फौरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। यानी कि अभी भी मतलब फाइल चलेगी, अभी भी निकालने की कोशिश नहीं की जा रही है। उसने फौरन सेक्रेटरी फौरन बोला और उसने अपने विभाग को रिपोर्ट भेज दी। फौरन होता है जल्दी से, उसने अपनी विभाग को रिपोर्ट भेज दी। मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो, दबे आदमी ने करहा कर कहा। दर्द के मारे, दर्द तो हो रहा था, वो कह रहा है अरे तुम बाद में भेजते रहना अपने फाइल को अपने डिपार्टमेंट के बाहर, लेकिन मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकाल लो, फिर आप अपना कार्य करते रहना, मुझे तुम्हारा सदस्य मेंबर, तुम्हारी कमेटी, तुम्हारे विभाग का सदस्य बनाना है नहीं बनाना, लेकिन पहले मुझे इसे निकालो। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों में मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा और दुख में पड़ा है। यानी कि वहां देखने वाले सोच रहे हैं कि इसकी बहुत ही बड़ी पीड़ा है, बहुत अत्यधिक कष्ट में है, जल्दी से आप इसको निकालो। यह हम नहीं कह सकते, सेक्रेटरी ने कहा, और जो हम कर सकते हैं वह हमने कर दिया, बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं, अगर तुम दरख्वास्त दो तो हम वह भी कर सकते हैं। अब सेक्रेटरी क्या कहते हैं साहित्य विभाग का, हम मेरा जो कार्य था वो मैंने कर दिया, अब यह काम हमारा नहीं है कि हम तुम्हें इस पेड़ के नीचे से निकालें, हम तुम्हें बचा लें। मैं तो इतना और कर सकता हूँ, यदि अगर तुम गलती से मर भी जाते हो तो आपकी बीवी तक जो वजीफा हो वह हम दे सकते हैं, अगर तुम वो भी दरखास्त दो
तो वह भी हम कर सकते हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं अभी जीवित हूँ, अब नीचे दबा हुआ इंसान कहता है मैं अभी जीवित हूँ। कवि ने रुक रुक कर बोला मुझे जिंदा रखो। अब कवि ने कहा, नीचे दबा हुआ इंसान कहता है मैं अभी जीवित हूँ, मरा नहीं है, वजीफा मुझे नहीं चाहिए, मैं दरख्वास्त कैसे करूँ, अभी तो मैं जिंदा हूँ, तो आप मुझे जल्दी से निकालिए। मुसीबत यह है, सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है, पेड़ काटने का मामला कलम दवात से नहीं आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है। यानी कह रहा है कि हमारा जो साहित्य विभाग है वो केवल कलम चलाने का कार्य करता है, और यह पेड़ है वह कलम से तो कटेगा नहीं, आरी कुल्हाड़ी से कटेगा, और वह काम किसका है, फॉरेस्ट विभाग का है। हमने उसे जल्दी से लिख दिया है। अब तुम देख लो, हंसना नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, देखते जाओ, तुम तो पढ़ते जाओ। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। अब माली आता है बेचारा, पहले दिन तो उसे दही भात खिलाता ही है, फिर दूसरे दिन खिचड़ी खिलाता है, अब तीसरे दिन रात को आता है शाम को और उसे बताता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी को भेज दिया और जल्दी से आएगा और वह इस पेड़ को काट देगा और तुम्हारी जान बचा लेगा। माली बहुत खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। लेकिन माली तो खुश था कि तुम्हें कल बचा लिया जाएगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आदमी आ जाएगा, लेकिन वह बेचारा अपने स्वास्थ्य जब उसका जो स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, वह सोचा किसी न किसी अपने जीवन के लिए वह लड़े जा रहा था। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है। लोग कह रहे हैं कि कैसे भी करके तू है ना कल तक जीवित रहे। अब इंसान के हाथ में थोड़ी है कि वो कब तक जीवित रहेगा, है। यह कोई यानी कि रीतिकाल का कवि घनानंद थोड़ी है कि वह सुजान से कह रहा है कि जब तक तू नहीं आएगी, जब तक तू मुझे दिखाई नहीं देगी, तब तक मेरे प्राण बचे रहेंगे, और तू आ जाएगी मैं तुझे देख लूँगा, मेरी आंखें तड़प रही हैं, तू आ जाएगी तब तक तो ये मेरे प्राण बचे हुए हैं, और जब तक तू नहीं आएगी जब तक तो ये बचे रहेंगे, और जब तक तू आ जाएगी मैं तुझे देख लूँगा तो मैं भी चैन से मर जाऊँगा। अब घनानंद की तरह कोई प्रेम की पीड़ा, प्रेम के थोड़ी कवि हैं, अब उसे भी दुख मिल रहा है, दुख तो इसे मिल रहा है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि तुझे कल तक तो जिंदा रहना, ये कैसे तैसे करके। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। अब जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उनको भी पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया है कि इस पेड़ को न काटा जाए। यानी कि देखो बात कहाँ तक पहुँच गई है, देश से लेकर के विदेश पहुँच चुकी है। कह रहे हैं कि विदेश से विभाग से हुक्म आया है कि पेड़ को बिल्कुल भी नहीं काटा जाए। कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगाया था। क्या कारण था कि जो 10 साल पहले की बात है, पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के सामने लॉन में लगाया था। यानी कि विदेश विभाग से क्या आया, हुक्म आया कि इस पेड़ को नहीं काटा जाए। क्यों? क्योंकि 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने इस लॉन में लगाया था। अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफ़ी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। अब देखो राजनीति चल गई है, यानी कि यदि इस पेड़ को अभी भी काट दिया गया तो पिटोनिया राज्य से हमारे संबंध क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, क्योंकि 10 साल पहले पिटोनिया के प्रधानमंत्री ने ही लगाया था। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क चिल्लाया। अब एक क्लर्क कह रहा है कि एक आदमी की जान का सवाल है, इस पेड़ का तुम क्या करोगे नालायकों, इस आदमी को बचाओ, इस आदमी की जान का सवाल है। दूसरी ओर 2 राज्यों के संबंधों का सवाल है। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया, और यह भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। यानी एक क्लर्क तो बोला कि यह तो आदमी की जान का सवाल है, दूसरा बोला उसे समझाते हुए कि पिटोनिया राज्य हमारे देश की सहायता करता है। अब 2 राज्यों का सवाल हो गया, संबंधों का सवाल हो गया। एक राज्य का होता तो हम कुछ कर लेते, लेकिन अब तो हमारे देश की और पिटोनिया राज्य से क्या अच्छा संबंध है, और पिटोनिया राज्य हमारे देश की क्या करता है, सहायता भी करता है। यह समझाते हुए पहले क्लर्क से दूसरा क्लर्क बोलता है
क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का बलिदान नहीं कर सकते? अब दूसरा क्लर्क बोलता है पहले से, क्या हम अपनी मित्रता के लिए क्या एक आदमी को शहीद या बलिदान नहीं कर सकते? कवि को मर जाना चाहिए निसंदेह। अब कह रहा है कि कवि को मर जाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। अंडर सेक्रेटरी ने सुप्रिटेंडेंट को बताया आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। अंडर सेक्रेटरी ने बताया सुप्रिटेंडेंट से कि आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो वे फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। यानी कि प्रधानमंत्री आ गए हैं विदेश से और 4 बजे वो विदेश विभाग को क्या देंगे? फाइल देंगे और फिर इसका पेड़ को काटा जाएगा, उठाया जाएगा, कैसे क्या होगा इसका फैसला होगा और सभी को मानने भी होगा। शाम के 5 बजे स्वयं सुप्रिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आया। सुनते हो, आते ही वह खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर ले ली है। यानी प्रधानमंत्री तो बेचारा सही है। यानी 4 बजे फाइल गई प्रधानमंत्री के पास है और प्रधानमंत्री ने कहा कि पेड़ को काट दो, सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। कल ही है पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई है। यानी कि अभी भी नहीं काट जाएगा, कल काटा जाएगा। अब यह तुम्हारा जो जामुन का पेड़ है, एक हास्य व्यंग कथा है, यह समाप्त होता है क्योंकि सुप्रिटेंडेंट 4 बजे तो प्रधानमंत्री की फाइल पहुंची। अब प्रधानमंत्री का सारी अंतर्राष्ट्रीय जितनी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं, आप जल्दी से जाइए और उस पेड़ को काट करके इंसान को बचाइए, उस कवि को बचाइए। अब वह 5 बजे फाइल लेकर आता है। वो कहता है कि कल यह पेड़ काट दिया जाएगा, आज ही नहीं काटा जाएगा, कल काटा जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई है। अब देख लो, बेचारा क्या जामुन का पेड़ था, क्या बेचारा वो आदमी था। अब किसको तो तुम बेचारा कहोगे? वैसे बेचारा उसे कहा जाता है जिसके माता पिता जीवित नहीं है इस संसार में। यानी कि मान लो ये इंसान है, क्योंकि यहाँ एक बेचारा शब्द आया है, इस इंसान के माता पिता नहीं है, माता पिता मर गए हैं, ठीक है, तो उसे बेचारा कहा जाता है। अब यहाँ तो पेड़ को भी बेचारा कहा गया है। पहला क्लर्क बोलता है ना, बेचारा जामुन का पेड़, ठीक है। तो अब तुम देख लो यहाँ किस प्रकार से कार्यालय चलता है, किस प्रकार सरकारी कार्यालय चल रहा है। मानता हूँ कि सरकारी कार्यालय होता है लिखित कार्य पर चलता है, लेकिन ऐसा मानवीय तो मैंने कभी देखा भी नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना, ये एक हास्य व्यंग कथा है, लेखक ने बस तुम्हें हंसाने की थोड़ी कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।